नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी कुमावत आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अपना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सब्जेक्ट और उसके अंदर हमारा सेकेंड ईयर का रीनल सिस्टम चल रहा था। अब हम रीनल सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए लास्ट टाइम हम लोगों ने ARF पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज वो है अपना क्रॉनिक रीनल फेलियर या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो एंड स्टेज किडनी डिजीज। देखिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, एग्ज़ाम में चाहे वो आप लोगों को सीधा सा CRF भी दे सकता है या फिर एंड स्टेज किडनी डिजीज भी दे सकता है या फिर ESKD भी दे सकता है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन होता है वो CRF के नाम से भी आ सकता है, कंप्लीट भी आ सकता है या फिर इसके शॉर्ट फॉर्म के तरीके से भी आपके सामने ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारी ज़रूरी चीज़ यही होती है कि इसका जो हम लोग को पूरा ध्यान होना चाहिए कि क्रॉनिक रीनल फेलियर इसकी पूरी चाहे शॉर्ट फॉर्म की बात करें या कंप्लीट की बात करें वो सब आप लोग को ध्यान होना चाहिए। साथ में एंड स्टेज किडनी डिजीज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या होता है या एंड स्टेज किडनी डिजीज क्या होती है। देखिए आप लोगों ने जब लास्ट क्लास में देखा भी होगा कि रीनल फेलियर में क्या होता है कि जो किडनी होती है उसका जो वाइटल फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। वाइटल फंक्शन अल्टर्ड होने का मतलब किडनी का काम होता है यूरिन का फिल्ट्रेशन करने का, लेकिन जब रीनल फेलियर की कंडीशन आती है तो उसके अंदर जो उसका नॉर्मल फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है या फिर जो किडनी है वो काम नहीं कर पाती। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रीनल फेलियर। अब ये दो तरीके से होती है, एक तो होती है एक्यूट कंडीशन में, एक होती है क्रॉनिक कंडीशन में। एक्यूट कहने का मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर अचानक से जो है किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया या किडनी जो है वो फेल हो गई, उस कंडीशन को हम लोग एक्यूट रीनल फेलियर बोलेंगे। उसी के साथ में अगर वही चीज़ लंबे टाइम तक चलती आ रही है या धीरे धीरे उसके जो नेफ्रॉन से वो डैमेज हो रहे हैं, ग्लोमेरुलस डैमेज हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। यानी कि इसके अंदर भी क्या होता है कि जो रीनल पार्ट होता है वो क्या होता है कंप्लीटली सीजेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है पेशेंट को यूरिन पास आउट नहीं कर पाता, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। अब यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सीधी सी बात यही है कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो सारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग दूसरा इसके दूसरे नाम से देखें कि एंड स्टेज किडनी डिजीज क्या होती है, तो एंड स्टेज किडनी डिजीज का मतलब पहली चीज़ हम लोग सीधा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि एंड स्टेज क्यों बोला। एंड स्टेज कहने का मतलब रीनल जो फंक्शन होता है, जो किडनी जो होती है वो क्या चली जाती है, एंड स्टेज के अंदर चली जाती है। यानी कि उसका जो फंक्शन होता है वो प्रॉपरली कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हम लोग उसको रीनल फेलियर भी बोलते हैं या एंड स्टेज किडनी डिजीज भी इसको बोलते हैं। तो सीधा सा अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या होता है, एक ऐसा किडनी का फेलियर होना लंबे टाइम तक किसी और प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है या और कॉजेज की वजह से क्या होता है, किडनी अगर अपना काम पूरे तरीके से बंद कर देती है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब देखिए हमने इसका डेफिनेशन का देखा, अब हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेज की। जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है वो उसके कॉजेज कौन कौन से होते हैं या किस तरीके से किस किस की वजह से क्या होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर फर्स्ट हम लोग अगर कॉज की बात करेंगे तो पहला है रिकरिंग पाइलोनेफ्राइटिस। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि पाइलोनेफ्राइटिस की जो कंडीशन आती है हमारे सामने, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब कहने का मतलब क्या होता है, किडनी के अंदर बार बार में इन्फ्लामेशन हो रहा है हर बार। कुछ टाइम बाद में हम लोगों ने जैसे ही उसको किसी रीजन की वजह से मान लीजिए इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया किडनी के अंदर, तो वो क्या करेगा, नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनको डैमेज करने का काम करेगा, उनका जो फंक्शन है वो अल्टर्ड कर देगा, जिसकी वजह से क्या है जो पेशेंट है उसकी किडनी फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन आती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, CRF की कंडीशन हम लोग को देखने को मिल सकती है। साथ में डायबिटीज़ मेलाइटस जिसके अंदर भी क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं नेक्स्ट ब्लड सप्लाई के अंदर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रिकरेंट अगर ARF की कंडीशन आ रही है, आप लोग को ARF मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम पे। देखिए अगर ARF है बार बार में क्या हो रहा है कि एक्यूट रीनल फेलियर के चांसेस आ रहे हैं, कंडीशंस आ रही है, तो वो क्या करेगी क्रॉनिक स्टेज के अंदर रीनल फेलियर के चांसेस बना देगी या फिर रीनल फेलियर को जो है परमानेंटली ब्लॉक करने का काम कर सकता है। तो अगर बार बार में रिकरेंट जो है ARF के अटैक्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है क्रॉनिक रीनल फेलियर उनके चांसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर कॉजेज की तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मान लीजिए काफ़ी सारा सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, जगह जगह सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया किडनी के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या है फिर रीनल फेलियर होने के चांसेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर हम लोगों ने पहले भी देखा है
कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो होता है उसके अंदर जैसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की डिजीज होती है, उसके अंदर क्या होता है ग्लोमेरुलस जो है डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या एक तरीके से ऑटोइम्यून डिजीज है। अब उसकी वजह से क्या है CRF के हम लोग को जो कोज है वो बन सकता है, या इसकी वजह से भी क्या हो सकता है CRF कोज हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से, देखिए हाइपरटेंशन इसका मेन कोज बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके से बोला जाए तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन से क्या होता है, देखिए ब्लड सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट की ग्लोमेरुलस जो होता है या फिर नेफ्रॉन जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, उनके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी क्या कर सकता है CRF कंडीशन जो है वो कोज कर सकता है, या एंड स्टेज किडनी डिजीज जो है हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये इसके कुछ कोजेज हैं जो क्या करेंगे CRF को कोज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीधी सी बात है कि जो किडनी का जो फंक्शन होता है, पहली चीज़ कि ब्लड का जो यूरिन का फॉर्मेशन करना। अब यूरिन का फॉर्मेशन करने के बाद में जो है वो ब्लड जो यूरिन है वो बाहर निकलता है, लेकिन अगर वो सही तरीके से उसका क्या नहीं हो रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो यूरिन जो है वो बनेगा भी कम, और बनेगा भी कम तो सीधी सी बात है ऑलिग यूरिया की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि 400 ml पर डे के हिसाब से उससे भी कम हो जाएगा पेशेंट का यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो ऑलिग यूरिया की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगी। साथ में हम लोग को देखने को मिलेगा कि पिटिंग एडिमा पेशेंट के अंदर ऊपर देखने को मिला, जैसे एक्सट्रीमिटीज होती है, लेग हो गए या फिर जो उनके अंदर क्या होता है कि अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकल नहीं रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट रहेगा। अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट रहेगा तो हम लोग को उसकी वजह से क्या है पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज होती है उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। साथ में फैटिक होगा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, तो पेशेंट को क्या है एक प्रॉपर जो पेशेंट के अंदर जो मसल की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फैटिक फील होता है। साथ में हाइपरटेंशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, साथ में हाइपरकैलेमिया हो सकता है। ठीक है, और साथ में हाइपरलिपिडेमिया यानी कि लिपिड का जो अमाउंट है वो भी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है, और साथ में अमोनिया ऑर्डर टू द ब्रीथ हो सकता है, यानी कि पेशेंट जब ऑर्डर ब्रीथ करेगा तो उसकी जो स्मेल होगी वो अमोनिया की होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है या अमोनिया का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है जैसे ही पेशेंट ब्रीथ करेगा फील होगा कि अमोनिया की जो स्मेल है वो जनरली पेशेंट के अंदर हम लोग को स्मेल करने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, सीधी सी बात है ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होने के साथ साथ में पेशेंट के अंदर अब इसके अंदर क्या होता है कि यूरिन के अंदर काफ़ी बार ब्लड भी जो है लॉस होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होता है जो इरिथ्रोपोइटिन है वो बन नहीं पाता है, यानी कि जो बोन का जो काम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, किडनी का काम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है इरिथ्रोपोइटिन का निर्माण सही तरीके से हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, और पेशेंट के अंदर एनीमिया की कंडीशन हम लोग को देखने को मिल सकती है। साथ में क्या होगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज लेवल, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में ही क्या होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इसीलिए हो जाएगी क्योंकि पेशेंट के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो सही तरीके से अगर कॉन्शियस का लेवल ज़्यादा अच्छा कब होता है जब पेशेंट जो है उसके अंदर सही तरीके से ऑक्सीजन अमाउंट है, सही तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है इलेक्ट्रोलाइट्स है उन सब का लेवल अच्छा होता है, तो ब्रेन जो है वो सही तरीके से काम कर पाता है। लेकिन बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल बढ़ गया है तो उसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा जो ब्रेन है उसकी सेल्स प्रॉपर काम कर नहीं पाएगी, और उसकी वजह से क्या है जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो पेशेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साथ में पेशेंट को एंजाइटी फील होगा। ठीक है, तो ये जनरल से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो हम लोग को CRF के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करें तो बात करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर वही चीज़ जो हम लोगों ने ARF के अंदर पढ़ी थी कि पहला चीज़ हम लोग क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साथ में हिस्ट्री का कलेक्शन करेंगे, पेशेंट की पीछे की हिस्ट्री लेंगे कि कोई कुछ प्रॉब्लम पहले तो थी या नहीं थी, पास हिस्ट्री लेंगे, साथ में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में रीनल फंक्शन टेस्ट लेंगे, हम लोग टेस्ट करवाएंगे, साथ में यूरिन का एनालिसिस करवाएंगे कि उसके अंदर कोई RBC WBC या कोई अदर जो इंग्रीडियंट्स है वो तो नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो नहीं आ रहा है, या बॉडी का यूजफुल जो सेल्स है वो तो इसके अंदर नहीं देखने को मिल रही है।
साथ में रीनल बायोप्सी करवा लेंगे। अगर चांसेस लग रहे हैं कि पेशेंट के अंदर कोई ऐसा कार्सिनोमा की सिचुएशन है या फिर सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया तो उसकी वजह से भी हम लोग रीनल बायोप्सी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में हम लोग पेशेंट का रीनल का यूएसजी करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन, तीनों में से कोई सी भी चीज़ जो एज यूजुअल लगती है, जो सही है, वो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से या इन डायग्नोसिस की वजह से क्या है, पेशेंट के अंदर CRF या ESKD की जो सिचुएशन है वो हम लोग जनरली पता कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से पता कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है अब आगे हम लोग इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसका नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट अगर सीधी सी बात तो यही है कि इसके अंदर जो फ्लूइड का इंटेक है वो हम लोग को बहुत लिमिट का करना पड़ेगा। पहली चीज़ ध्यान देने की यही है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का लिमिट है वो इंटेक है वो बहुत लिमिट करना पड़ेगा ताकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो ना। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल नहीं रहा है, फ्लूइड का पहले से लेवल बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्लूइड का जो इंटेक है वो लिमिट कर देंगे। साथ में पेशेंट को क्या कर देंगे, डायूरेटिक्स दे देंगे, जिससे क्या हो सकता है पेशेंट को रिलैक्सेशन हो सकता है। साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे अगर कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन तो वो क्योर हो सकती है। साथ में हम लोग क्या करेंगे, लो प्रोटीन और सोडियम का लेवल जो है वो जो डाइट है वो कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, क्योंकि पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से क्या है, पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो सीधा सा काम यही करेंगे कि जो प्रोटीन और सोडियम का लेवल है वो हम लोग कम कर देंगे डाइट के अंदर। साथ में क्या देंगे, पेशेंट के अंदर प्रोटीन और सोडियम का लेवल तो कम करेंगे, लेकिन साथ में ध्यान ये रखेंगे कि पेशेंट को हाई कैलोरी जो डाइट है वो प्रोवाइड करें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट जैसे उसके अंदर ज़्यादा हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इनका अमाउंट हम लोग ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, पेशेंट को प्रॉपर जो है एनर्जी भी उससे मिलती रहेगी। और साथ में जो प्रोटीन है वो बहुत मिनिमल अमाउंट के अंदर कर देंगे, लेकिन वो जो मिनिमल अमाउंट देंगे वो भी क्या देंगे, हम लोग एपिसोड्स में देंगे, यानी कि उसको कुछ टाइम का दिया, फिर कुछ टाइम में, यानी कि मील्स के अंदर हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो हाई कैलोरी डाइट हम लोग पेशेंट को देते हैं, इससे हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ में इसके अंदर पेशेंट को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्या रहता है इसके अंदर कि पेशेंट जो है वो सही तरीके से किडनी काम कर नहीं रही है, पूरे तरीके से ब्लॉक हो गई है, तो हो सकता है कि वहाँ पे पेशेंट के अंदर अब सीधा सा है, अगर बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल नहीं रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो परफॉर्म करवाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हम लोग बाहर की तरफ निकालते हैं, जिससे क्या हो सकता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो लेवल है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर से कम हो जाएगा, जिससे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स है, वो सही तरीके से काम कर पाएगी। साथ में पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव कंडीशंस की वजह से भी क्या हो रहा था, अराइज हो रहा था, जो है कोज हो रहा था। तो सीधा सा काम यही करेंगे कि पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो, जो ब्लड वेसल्स है उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। साथ में हम लोग क्या देंगे, पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी जो है वो रेगुलर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप सेकंड हो, टाइप 2 या टाइप 1 जो भी है, उस तरीके से जो हम लोग सही तरीके से जांच के हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से क्या है, CRF की कंडीशंस को हम लोग मैनेज कर सके। तो ये है इसका सिंपल सा मैनेजमेंट एक तरीके से देखा जाए। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो ध्यान देने की बात कि नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे लिए मस्ट होता है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट मस्ट होता है, और साथ में क्या होता है, नर्सिंग एजुकेशन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ में क्या होते हैं, चाहे आप लोग किसी हॉस्पिटल में काम करें, क्लिनिकल काम कर रहे हैं, तो आप लोग को ये चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि पेशेंट को हम लोग सही तरीके से क्योर कर सके। तो पहला अगर हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस देखा जाए तो हम लोग बनाएंगे एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। अब फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है, तो उसको मैनेज करने का काम करेंगे। तो पहली चीज़ क्यों बढ़ गया है, पहले तो ये देखिए, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब यूरिन आउटपुट जो है वो सही पूरे तरीके से डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से सीधी बात है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो इसका हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। अगला देखेंगे न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो गया, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को एनोरेक्सिया की कंडीशन हो सकती है, वॉमिटिंग भी पेशेंट के अंदर चांसेस रहते हैं। तो क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ गया है, तो पेशेंट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो अल्टर्ड हो जाएंगे। तो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस अगर पेशेंट के अंदर है तो उसको भी हम लोग मैनेज करेंगे। साथ में नॉलेज डेफिसिट हो सकता है, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर कोई और, जैसे मान लीजिए ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हो गया,
या फिर इसके अलावा देखा जाए तो पेशेंट को जो प्रोसीजर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए नॉलेज डेफिसिट हो गया, तो पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, जो उसका नॉलेज का लेवल है वो इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट और जो प्रोसीजर्स है उनके लिए हम लोग पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। लास्ट अगर हम लोग देखें इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा, क्योंकि फैटिग हो रहा है पेशेंट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, हम लोग पेशेंट को एनीमिया और फैटिग की वजह से क्या हो सकता है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस की कंडीशन पेशेंट के अंदर देख सकते हैं। तो ये है जनरल नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम लोग क्या करेंगे जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे परफॉर्म करने वाली चीज़ें होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस एग्जाम में हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि अगर आप लोगों ने नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है तो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं हम लोग। अब नर्सिंग केयर प्लान के बाद में सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो नर्सिंग एजुकेशन होती है। नर्सिंग एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी एक तरीके से बनता भी है कि आप पेशेंट को सही तरीके से एजुकेट करें, उसके डाइट प्लान के बारे में बताएं, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में एजुकेट करें, या प्रोसीजर्स है उसके बारे में एजुकेट करें, या फ्यूचर के अंदर जो सेल्फ केयर होती है उसके रिगार्डिंग आप पेशेंट को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। तो नर्सिंग एजुकेशन आपका जो होता है पेशेंट के अंदर मस्ट होता है, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कुछ भी ऐसे चेंजेस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, या फिर हम लोग पेशेंट को एजुकेट करेंगे उसकी डाइट के बारे में, साथ में हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में एजुकेट करेंगे कि पेशेंट को जो है एंजाइटी फील ना हो, ऐसी कोई कंडीशंस हम लोग को देखने को नहीं मिले जिससे पेशेंट को ज़्यादा लॉस हो, साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट को हम लोग नर्सिंग एजुकेशन सही तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ताकि पेशेंट जो है वो सही तरीके से एजुकेट रहे और सही टाइम पे सही इलाज जो है वो करवा सके, ठीक है। तो ये अपना जनरल सा क्रॉनिक रीनल फेलियर या एंड स्टेज किडनी डिजीज, अगर ये एक तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। साथ में अगर ऐसा नहीं पूछा जाए तो उसके अंदर पूछा जा सकता है कि रीनल फेलियर क्या होता है। अब रीनल फेलियर के अंदर दोनों कंडीशंस आप लोगों को करवानी जो है वो लिखनी पड़ेगी, ARF एंड CRF। तो ध्यान रखें कि क्रॉनिक रीनल फेलियर या एंड स्टेज किडनी डिजीज क्या होती है और एक्यूट रीनल फेलियर डिजीज जो है वो क्या होती है। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो पढ़ा वो डेफिनेशन, कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एजुकेशन। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में कहा था कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो नर्सिंग डायग्नोसिस, इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो आप लोग ARF के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर सेम आप लोग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ज़रूरी चीज़ होती है कि इसके अंदर आपको नर्सिंग एजुकेशन भी साथ में प्रोवाइड करवानी पड़ सकती है। और इसके अंदर ध्यान रखने की चीज़, आप दोनों डिजीज़ के अंदर कंफ्यूज ना हो, एक्यूट और रीनल जो होती है वो दोनों सिमिलर नहीं होती, अलग अलग होती है। खुद नाम के हिसाब से इसके अंदर आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है।